हेलो एवरीवन। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नेम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पहले हमने किया था अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर जो कि प्रैक्टिकल था, लेकिन आज हम ये थ्योरी वाला चैप्टर करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। चलिए अब हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो रूल्स होते हैं या फिर वो गाइडलाइंस होती है जिनकी हेल्प से सारी की सारी जो अकाउंटिंग है वो की जाती है। अगर ये गाइडलाइन या फिर ये रूल्स नहीं होंगे तो हर एक बिजनेसमैन या फिर हर एक पर्सन अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग करेगा। फिर अकाउंटिंग में ना तो यूनिफॉर्मिटी आएगी, ना वो रिलायबल होगी, ना वो एक्यूरेट होगी, क्योंकि हर एक इंसान अपने तरीके से जो अकाउंटिंग है उसको करेगा। इसीलिए जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना वो बनाए गए हैं ताकि अकाउंटिंग में क्या यूनिफॉर्मिटी आए, वो एक्यूरेट हो, वो रिलायबल हो, है ना। तो यही होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल की फ़ीचर्स के बारे में जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। सबसे पहले है यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स का मतलब है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स होते हैं, यानी कि अगर उनको हम अकाउंटिंग करते टाइम अप्लाई करेंगे तो जो अकाउंटिंग है उसके अंदर क्या आएगी? यूनिफॉर्मिटी आएगी। क्या आएगी? यूनिफॉर्मिटी आएगी, इसलिए ये यूनिफॉर्म सेट ऑफ। देन आता है जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं वो मैन मेड होते हैं, यानी कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उनको कौन बनाता है? ह्यूमन बीइंग बनाता है। वो किस बेसिस पर बनाता है? वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बनाता है, कुछ रीजंस के बेसिस पर बनाता है। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो क्या है? मैन मेड है, वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए जाते हैं। देन थर्ड वन है फ्लेक्सिबल, यानी कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो फ्लेक्सिबल है, वो रिजिड नहीं है। अकॉर्डिंग टू टाइम वो चेंज हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं। देन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नेक्स्ट फीचर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड या फिर एप्लीकेबल, हम इसको बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं वो हर एक जगह फॉलो किए जाते हैं, यानी कि चाहे किसी भी कंपनी का अकाउंटेंट हो, ऑडिटर हो, वो क्या करेगा? जो ये वाले अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उन्हीं को फॉलो करेगा, तभी जो अकाउंटिंग है वो सिमिलर होती है, कंपेरेबल होती है। ये नहीं है कि जो इंडिया है उसके अंदर ये प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। जो यूके है, यूएसए है, यानी कि हर एक जगह ग्लोबली जो ये प्रिंसिपल है वो क्या किए जाते हैं? फॉलो किए जाते हैं। देन है कंसिस्टेंसी। ये है नेक्स्ट फीचर अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। कंसिस्टेंसी का क्या मीनिंग होता है? कंसिस्टेंसी का मीनिंग होता है अकाउंटिंग करते टाइम हम क्या करेंगे? सेम मेथड यूज़ करेंगे, सेम रूल्स को फॉलो करेंगे, जिससे जो अकाउंटिंग है उसको करेंगे जब तो उसमें क्या आएगी? यूनिफॉर्मिटी आएगी। तो ये थी हमारी लास्ट फीचर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब है नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि कोई भी प्रिंसिपल है, यानी कि अगर कोई भी स्टेटमेंट किसी ने दी है तो हम कब ऐसा मानेंगे कि वो जो स्टेटमेंट है वो प्रिंसिपल बनने के लायक है या नहीं। तो उस स्टेटमेंट में ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें हैं तो हम मानेंगे कि वो जो स्टेटमेंट है वो प्रिंसिपल बन सकती है। अब जो फर्स्ट फीचर है वो है रेलेवेंस, यानी कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो क्या होना चाहिए? रेलेवेंट होना चाहिए, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो यूज़र के लिए इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। अगर वो इरेलीवेंट है तो वो प्रिंसिपल नहीं माना जाएगा। देन सेकंड फीचर है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग होता है, यानी कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो फ्री फ्रॉम बायसनेस होना चाहिए। उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई पर्सनल जजमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड वन है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी यानी कि जो प्रिंसिपल है उसको जब हम अप्लाई करें तो उसको अप्लाई करने में कोई ज़्यादा कॉस्ट ना आए, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो ऐसा होना चाहिए जब हम उसको अप्लाई करें तो ज़्यादा जो एक्सपेंसेस है, ज़्यादा जो कॉस्ट है वो बियर ना करनी पड़े किसी भी कंपनी को या फिर बिजनेसमैन को। तो ये होंगे तीन फीचर, रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फिजिबिलिटी। तो ओवरऑल हमें क्या देखना है? जो प्रिंसिपल है वो रेलेवेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और फिजिबल होना चाहिए। रेलेवेंट यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो रेलेवेंट होनी चाहिए, इरेलीवेंट नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी फ्री फ्रॉम बायसनेस होना चाहिए और फिजिबिलिटी यानी कि उसको अप्लाई करने में ज़्यादा कॉस्ट ना आए। तो ये थी हमारी तीन फीचर। अब बात करते हैं टाइप ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो कितने टाइप के होते हैं। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो दो ही टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड सेकंड वन इज़ अकाउंटिंग अजम्पशन। अब इनके अंदर अब सबसे पहले पढ़ते हैं अकाउंटिंग अजम्पशंस। अकाउंटिंग अजम्पशंस में क्या आएंगे? इसमें तीन चीज़ें आएंगी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और एक्रूअल कंसेप्ट। वन बाय वन करके अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है।
अब आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो बिज़नेस है वो लाइफ टाइम के लिए चलता रहेगा, ठीक है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं इसमें। और इसी बेसिस पर जो कोई भी एसेट है, जब बिज़नेस उस परचेज़ करता है उसको, तो उसको ना हम ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करते, वो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर करते हैं। और दूसरा क्या होगा, अगर कोई भी थर्ड पार्टी हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर रही है, यानी कि बिज़नेस के साथ कॉन्टैक्ट कर रही है, तो वो इसी बेसिस पर करती है कि जो बिज़नेस है वो फ्यूचर में चलता रहेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए वो सर्वाइव करेगा और चलता रहेगा, उसी बेसिस पर वो कॉन्टैक्ट करती है। तो ये था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये थी पहली अजम्पशन। अब बात करते हैं सेकेंड अजम्पशन की, जो कि है कंसिस्टेंसी। अब है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या होता है, यानी कि बिज़नेस के अंदर कंपनी को सेम अकाउंटिंग मेथड यूज़ करने चाहिए। ये नहीं कि एक साल दूसरे वाला मेथड यूज़ किया, नेक्स्ट ईयर दूसरे वाला मेथड यूज़ किया। फॉर एग्जांपल अगर हम डेप्रिसिएशन का एग्जांपल लें, मान लो, अब डेप्रिसिएशन हम कैसे लगा सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन तरीके से लगा सकते हैं, एक रिटन डाउन मेथड से लगा सकते हैं। तो अगर कंपनी एक साल में स्ट्रेट डाउन मेथड यूज़ करे तो उसको नेक्स्ट ईयर भी रिटन डाउन मेथड यूज़ नहीं करना चाहिए, स्ट्रेट डाउन मेथड यूज़ करना चाहिए। अगर वो चेंज करना चाहती है तो उसको प्रॉपर रीज़न देना चाहिए कि उसको वो क्यों चेंज कर रही है। वैसे कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, उसको सेम अकाउंटिंग मेथड हर ईयर फॉलो करनी चाहिए, ताकि जो यूज़र है उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसपेरेंट हो और रिलायबल भी हो, और वो कंपेयर कर सके प्रॉफिट को, यानी कि एक साल के प्रॉफिट को दूसरे साल के प्रॉफिट से कंपेयर करने में उनको हेल्प मिले, अगर कंसिस्टेंसी कंसेप्ट फॉलो हो रहा है कंपनी के अंदर। अब है नेक्स्ट वाला कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो इनकम है और जो एक्सपेंस है उसको हम उस टाइम पे रिकॉर्ड करते हैं जब वो अक्कर होते हैं। यानी कि अगर हम इनकम के केस में बात करें तो इनकम को हम उस टाइम रिकॉर्ड करेंगे जब वो अर्न कर लिए। हम ये नहीं देखेंगे पैसे हमारे पास आए हैं या नहीं, बस हम ये देखेंगे कि वो अर्न हो चुकी है या नहीं। और एक्सपेंस के टाइम पे हम ये देखेंगे कि वो इनकर हुआ है या नहीं। अगर वो इनकर हो गया है तो हम उसको उसी टाइम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, बेशक से उसकी पेमेंट हमने की हो या फिर ना की हो, ठीक है। तो ये होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें इनकम वाले केस में, तो इसमें मान लो एग्जांपल लें हम टीचर का लें, कि वो पूरा मंथ सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन उसको जो सैलरी है वो नेक्स्ट मंथ मिलती है ना, तो उसकी इनकम, तो जो उसकी इनकम है वो उसी मंथ की मानी जाएगी। यानी कि अगर उसने दिसंबर में सर्विसेज प्रोवाइड करी लेकिन जैन में उसको सैलरी रिसीव हुई, तो बुक्स में जो रिकॉर्ड होगी सैलरी वो दिसंबर के मंथ में ही होगी। सेम एक्सपेंस के केस में, मान लो अगर रेंट पे करना है, ठीक है, वो दिसंबर का है और हम उसको पे कर रहे हैं जनवरी में, तो दिसंबर में ही रिकॉर्ड होगा वो और दिसंबर का ही एक्सपेंस माना जाएगा वो। तो ये होता है। अब जल्दी से हम इसका छोटा सा रिकैप लेते हैं। इसमें क्या, देखो हमने क्या क्या पढ़ा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पढ़ा, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट पढ़ा और एक्रूअल कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है। अब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा, कि हम ये मान के चलेंगे कि जो बिजनेस है वो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहेगा और उसी बेस पे सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में क्या है, इसमें हम ये मान के चलेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हम सेम अकाउंटिंग मेथड को यूज़ करेंगे। यानी कि अगर एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमने एक मेथड यूज़ किया तो नेक्स्ट ईयर भी हम वही सेम मेथड यूज़ करेंगे। और एक्रूअल कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा, कि इनकम और एक्सपेंस जब भी अक्कर होते हैं उसको उसी टाइम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो रिसीव हुए हो या फिर हमने उसकी पेमेंट की हो या फिर ना की हो, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसमें क्या होगा, इसमें जो ओनर है और जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग मानेंगे। यानी कि जो ओनर है और जो बिजनेस है वो दोनों अलग है, वो दोनों सेपरेट एंटिटी है। यानी कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई बिजनेस के अंदर तो वो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं होगी, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होगी। यानी कि अगर बिजनेस की कोई लाइबिलिटी भी है तो जो ओनर है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कौन होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, सिर्फ बिजनेस रिस्पॉन्सिबल होगा, और उसी की जो एसेट्स है वो यूज़ होंगे उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए। यानी कि ये दोनों क्या है, ये दोनों सेपरेट हैं एक दूसरे से। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इसके अंदर क्या होगा, यानी बिजनेस के अंदर ढेरों सारी ट्रांजैक्शन होती है, लेकिन हम बिजनेस के अंदर सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी उन्हीं इवेंट और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जिनको हम मनी की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये होता है मनी मेजरमेंट। अगर इसके एग्जाम्पल की बात लें, मान लो
एक ट्रांजैक्शन है कि हमने सेल की 50,000 की, तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे। आप बताओ बच्चों, रिकॉर्ड करेंगे ना ये वाली ट्रांजैक्शन? क्यों रिकॉर्ड की हमने ये वाली ट्रांजैक्शन? क्योंकि मैम इसको ना हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। सेल हुई 50,000 की, तो हम इसको बिज़नेस के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लो सेकेंड ट्रांजैक्शन हुई कि ना एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दी बिज़नेस के अंदर, और उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से काम नहीं हुआ बिज़नेस के अंदर। तो अब ये बताओ आप, ये वाली जो ट्रांजैक्शन है इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे या फिर नहीं करेंगे? नहीं मैम, इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बच्चा? इसको रिकॉर्ड हम इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम मनी की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब जो काम रुका है, जो काम नहीं हुआ उस दिन एम्प्लॉय की स्ट्राइक की वजह से, तो उसको मनी में मेज़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। इसलिए ये वाली जो ट्रांजैक्शन है उसको हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये होता है मनी मेजरमेंट। अब नेक्स्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है बच्चा, अगर हम कोई भी एसेट परचेज करते हैं ना, तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे? उसको हम मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। आप बताओ, उसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? नहीं मैम, उसको हम मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको हम उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट पे क्यों रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि हमने ना गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि हम ये मान के चलते हैं कि जो बिज़नेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहेगा। इसलिए हम इसको ना, एसेट को हम किस चीज़ पे रिकॉर्ड करेंगे? उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये होता है कॉस्ट कंसेप्ट। अब है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस की जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है, जो भी पोजीशन होती है, उसको ना एक फ़िक्स टाइम पीरियड के अंदर क्या किया जाना चाहिए? मेज़र किया जाना चाहिए। क्यों मेज़र किया जाना चाहिए? क्योंकि आप खुद सोचो, अब हमने ये मानना कि जो बिज़नेस है वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पर बेस्ड है, तो हम अगर लास्ट में हम उसको क्या कैलकुलेट करेंगे सारी चीज़ों को, तो एक तो इन्फॉर्मेशन इतनी हो जाएगी, उसको मतलब कैलकुलेट करना इतना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, वो उस टाइम पे इरेलेवेंट हो जाएगी क्योंकि जिस टाइम पे उसकी नीड है यूज़र्स को, उस टाइम पे तो वो हमने कैलकुलेट नहीं करी। तो इसीलिए जो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है ये बनाया गया है। इसमें हम क्या करते हैं, एक फ़िक्स टाइम पीरियड के अंदर क्या करते हैं, जो भी इनकम एक्सपेंसेस है उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, मेज़र करते हैं, क्लासीफाई, समराइजिंग, ये सब करते हैं। और जो ये पीरियड बनाया गया है ये यूजुअली 12 मंथ्स का बनाया जाता है, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक होता है। इसको फाइनेंशियल ईयर भी हम बोलते हैं। और एक कैलेंडर ईयर होता है जो कि 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलता है। इसको हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर और इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल।